नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खरे श्री एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्राचीन भारत का इतिहास की सीरीज चल रही है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 4 और पार्ट 1, 2 और 3। जिन लोगों ने नहीं देखी हो तो वो पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट वीडियो देख लें, इसके बाद पार्ट 4 में आते हैं। तो पार्ट 4 में जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मौर्य साम्राज्य, और इसके बाद मौर्योत्तर काल जो मौर्य के बाद रहा है। तो दोनों चीजों की आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना का जो कार्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में शुरू हुआ था, उसकी चरमोक्ति मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ होती है। 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य तथा विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य के नाम से और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ने अपनी योग्यता और कूटनीति से अंतिम नंद शासक घनानंद के विशाल साम्राज्य को ध्वस्त करके मौर्य वंश की आधारशिला रखी, जो अगले 137 वर्षों तक अक्षुण्ण रही, यानी किसी ने उसको छूने का प्रयास नहीं कर सका। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के विषय में जो जानकारी के कुछ स्रोत मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध साहित्य और यूनानी लेखकों का वृत्तांत आदि। बात करते हैं मौर्य की उत्पत्ति की, तो मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में कोई भी एक मत नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मौर्य जनजाति के तथा निश्चित तौर पर एक निम्न जाति के थे, हालांकि उनकी जाति स्पष्ट नहीं है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद 305 ईसा पूर्व में सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से विवाह किया। चंद्रगुप्त को मुद्रा राक्षस में बिरसल और कुलहीन कहा गया है। कुलहीन का मतलब है कि ये किसी राजघराने के कुल से संबंध नहीं रखते थे। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस ने अपना एक दूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रराहु से दीक्षा ली थी। भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इसके बाद आए बिंदुसार, यानी 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना, जिसे अमित्र घात भी कहा जाता है। उसे संभवतः 297 से 272 ईसा पूर्व तक राज्य किया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 6 राज्यों तथा उसके शासकों को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्री सीमाओं के बीच संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया। बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में अमित्रकेट्स कहा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक की, जो कि बिंदुसार का पुत्र था, और यह 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। तो 20वीं सदी के प्रारंभ तक अशोक पुराणों में वर्णित मौर्य राजाओं में से एक था। अपने शासनकाल के 4 वर्षों के बाद, यानी 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक कराया। उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की, परंतु भयानक रक्तपात व नरसंहार देखकर वह द्रवित हो उठा। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने भरभू अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की।
अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इसके बाद बात करें इतिहास में, अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा प्रगति जिसके शासनकाल में हुई थी वो थे अशोक। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख का बहुत सारे विवरण हैं। तो बात करते हैं कि प्रमुख शिलालेख कौन कौन से थे। तो उनमें से सबसे पहला जो हमारा था साहिबाजी गढ़ी, जो कि पेशावर में है और यह खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद है मंजेहरा, ये हजारा में है और हजारा भी पाकिस्तान में है और ये भी खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद गिरनार लिपि, गिरनार स्तंभ है जो कि गुजरात में है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इसके बाद सोपारा लेख है, ये थाणे में है, थाणे महाराष्ट्र में है, जो ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद कालसी लेख है जो कि देहरादून उत्तराखंड में है और ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद जौगढ़ है, तो ये गंजास में है, गंजास यानी उड़ीसा में है और ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। फिर धौली लेख है, पुरी में है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। फिर एरगुड़ी है, ये करनूल में यानी करनूल आंध्र प्रदेश में है और ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं लघु स्तंभ लेख। इस लेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वालों या अन्य किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने वालों भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए दंड का विधान करता है। अन्य उत्कीर्ण लेख जैसे रुम्मिन्देई स्तंभ या निगली सागर स्तंभ है। गुहा लेख में बात करें तो तक्षशिला अभिलेख है, कांधार अभिलेख है या लमगान अभिलेख है। इसके बाद बात करते हैं अशोक के कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर भी उत्कीर्ण है। ये बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर है। बराबर पहाड़ी दक्षिणी बिहार में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं परवर्तीय मौर्य शासक। तो अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। लेखों में उनके केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। मौर्यकालीन सामाजिक दशा की अगर हम बात करते हैं तो मौर्यकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ही बटा हुआ था। शूद्रों की स्थितियों में सुधार हुआ। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ शूद्र भी मौर्य सेना में सम्मिलित होते थे। चारों वर्ण आर्य जनता के अंग माने जाते थे। इसके बाद बात करें मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, तो इस काल में नारियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक संतोषजनक तो थी, परंतु बहुत उन्नत भी नहीं थी। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा आदि प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद मनोरंजन की अगर हम बात करते हैं तो इस काल में नाटक, गोष्ठियां आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, पर गांव में इन मनोरंजनों के साधनों के प्रवेश पर निषेध था। कलाकार जो होते थे वो स्त्री व पुरुष दोनों होते थे। बात करते हैं कृषि की, तो मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका नाम की, तो उनके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, इसलिए कि मौर्य युग में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था थी। धान, कोंदो, दाल, उड़द, मूंग आदि की फसलों का उल्लेख मिलता है। राजकीय भूमि के अलावा ऐसी भूमि भी होती थी जिस पर करद, करद का मतलब है भाग देने वाले कृषि खेती करते थे। और मौर्य काल में व्यवसाय और उद्योगों की अगर हम बात करें तो मौर्य काल का प्रधान उद्योग वस्त्र उद्योग था। ऊन, कपास, सन तथा क्षेम आदि के प्रमुख वस्त्र बनाए जाते थे। धातु उद्योग इस काल में विकसित उद्योग था।
दर्जी, धोबी आदि व्यवसाय करते थे। और इसके बाद बात करें बांट या माप की, तो इस काल में वस्तुओं तथा भूमि माप में सबसे छोटा परिमाण होता था। मापों का मानकीकरण का निरीक्षण मानाध्यक्ष करता था, जो पौतवाध्यक्ष के अधीन होता था। सबसे छोटा माप सुवर्ण मापक था। इसके बाद बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा विभाग लक्षणाध्यक्ष के अधीन था। मौर्यों का प्रधान सिक्का पड़ था, जिसे रुपये रूप भी कहा जाता था। मासक तांबे का होता था। कणकी व अर्धमासक छोटे मूल्य के ताम्र सिक्के हुआ करते थे। स्वर्ण के भी सिक्के प्रचलित थे मौर्यकालीन समय में। इसके बाद राजस्व व्यवस्था की बात करें, तो राजस्व व्यवस्था में मौर्य साम्राज्य में राजस्व व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी। आय के प्रमुख साधन दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वन, ब्रज व वाणिज्य थे। भू राजस्व 1/6 भाग होता था, इसे बलि कहा जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, तो मौर्य काल में सम्राट की स्थिति प्रधान थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और राजा के 3 प्रशासनिक कर्तव्य थे: शासन संबंधी, सैनिक संबंधी व न्याय संबंधी। मंत्री परिषद के अलावा केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे, जिसे महामात्य या तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। नगर प्रशासन, गुप्तचरी व्यवस्था तथा न्याय एवं दंड की समुचित व्यवस्था थी। इसके बाद बात करें सेना की, तो मौर्यों की सेना विशाल थी। मौर्य सेना में पैदल, हाथी, घुड़सवार, रथ सेना आदि भी सुदृढ़ व्यवस्था थी। इसके बाद बात करते हैं कला की, तो अशोक से पहले के भवन जो हुआ करते थे वो लकड़ी अथवा अन्य चीजों के बने हुए थे। भवनों में पत्थरों का प्रयोग अशोक के काल से ही प्रारंभ हुआ। इतिहास में मौर्यकालीन कला की एक अलग पहचान है। इस काल के कलात्मक अवशेष कुछ इस प्रकार रूपों से मिलते हैं, जैसे स्तंभ, मूर्ति, स्तूप, गुहा महल व टेराकोटा की वस्तुएं आदि हैं। मौर्य के पतन के कारण के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण हैं। एक और परंपरावादी व्याख्या अशोक की नीतियां और उसके उत्तराधिकारी शासकों को जिम्मेदार ठहराती हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक व्याख्या राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक व्याख्याओं में अपर्याप्त को जिम्मेदारी मानती है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा था। बात करें कि 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य पतोन्मुख हो गया और इसके बाद शासन आया था शुंग वंश। शुंग वंश पुष्यमित्र के अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली गई। शुंग ईरानी मूल के सूर्य पूजक थे। शुंग काल को पुनर्जागरण यानी वैदिक प्रतिक्रिया का काल कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने भरहूति स्तूप का निर्माण कराया। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुराण यानी वायु पुराण और मत्स्य पुराण से पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश के नवे शासक भागवत अर्थात भागवत के शासन काल में यवन के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर बेसनगर यानी विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। पुष्यमित्र के पश्चात शुंग शासकों ने लगभग 75 वर्ष तक शासन किया और इस राजवंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके बाद स्थापना हुई कानु वंश की। तो कानु वंश का अंतिम शुंग शासक यानी अंतिम शुंग शासक
देवभूति की हत्या कर 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने काम्य वंश की स्थापना की और इस वंश के 4 राजाओं वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा ने लगभग 45 वर्ष तक शासन किया। आंध्र और सातवाहन वंश आंध्र जातीय भृत्य सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में सुशर्मा कान्व का वध कर सातवाहन वंश की नींव डाली। पुराणों के अनुसार सातवाहन और आंध्र एक ही थे। नासिक लेख से ज्ञात होता है कि ये लोग ब्राह्मण वंश के थे। सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र और पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने लगभग 250 ईसा तक शासन किया। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। सातवाहन वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठण में स्थापित की। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध और 1 राजसू यज्ञ किए। उसने दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र जैसी महती उपाधियां धारण की। इसके बाद बात करें सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में नागनिका और गौतमी नामक महिलाओं ने भी शासन किया। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्रण वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्कों पर मिलता है और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने ही की थी। इस काल में प्राकृत भाषा का काफी विकास हुआ। सातवाहनों के पतन के बाद महाराष्ट्र में आभीर, आंध्र में इक्ष्वाकु, कुंदल में चुटू और विदर्भ में बाकाटक तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पल्लवों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शक सिथियान यानी शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। शक शासकों के भारतीय गवर्नरों को छत्रप कहा जाता था और मथुरा के छत्रप का पहला शासक राजपुत था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उज्जैनी के स्थानीय शासक द्वारा एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया था। इसके बाद पहलव आए तो पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथिलेश प्रथम को माना जाता है। सबसे शक्तिशाली पहलव शासक गोंडोफर्नीस था, जिसका अभिलेख तख्ते वही अभिलेख में किया गया है। गेंडोफर्नीस के उत्तराधिकारी एंडोगर्सेस, पोंकार्ड और सेनोवियर्स थे। इसके बाद बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश मूलतः यूची जाति की एक शाखा थी, जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक था। भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिम्बकर्णफिसस था। कनिष्क सर्वाधिक शक्तिशाली कुषाण शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। और आभीर की बात करें तो इसके संस्थापक ईश्वर सेन थे। इसने 248 ईस्वी में कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। और इक्ष्वाकु वंश की बात करें तो इसके संस्थापक श्री शांत मूलक थे। उसने अश्वमेध यज्ञ किया और पुराणों में उसे आंध्रवृत्त तथा श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु बौद्ध मत के संरक्षक थे। चुटू यह सातवाहन शासकों की एक शाखा थी। ये कर्नाटक में थे। बाद में कदम्ब शासकों ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। कलिंग राज खारवेल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में कलिंग राज्य का अपना एक अलग ही महत्व है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय कलिंग पर चेदी वंश का अधिकार हो गया। चेदी वंश के 3 शासकों में महामेघवाहन, खारवेल तथा कुदेव थे। इसमें खारवेल का नाम प्रमुख है।
उदयगिरी की हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है। मगध तथा अंग राज्य को विजित करने के पश्चात वह वहां से प्रथम जैन तीर्थकर की मूर्ति को वापस लाया, जिसे नंद राजा के पहले कलिंग ले गया था। और खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए अनेक गुफाओं का निर्माण कराया। इसके बाद भारतीय यूनानी शासक मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में विदेशी शासक हुए, जिन्हें सामूहिक रूप में भारतीय यूनानी या भारतीय बैकिसियन या भारतीय पार्सियन शासक कहते हैं। बैक्ट्रिया तथा पार्थिया, जो कि वर्तमान बल्ख तथा पार्सिया है, सेल्यूकस के अधीन दो प्रांत थे। सिकंदर का यह उत्तराधिकारी बाद में स्वतंत्र हो गया। दोमित्रियस के शासन में बैक्ट्रिया राज्य शक्तिशाली हो गया और उसने भारत पर आक्रमण किया। उसने समूचे पंजाब को जीता और उमित्रियस ने अपने आप को भारतीपति घोषित कर दिया। उसी समय बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया, इसलिए उसे भारत में ही बस जाने पर विवश होना पड़ा। वह और उसके उत्तराधिकारी भारतीय यूनानी व भारतीय बैक्ट्रियन शासक कहलाए। मिनांडर इन राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वह पंजाब और सिंधु घाटी का स्वामी था। मिनांडर को एशिया का संरक्षक भी कहा जाता है। यूक्रेटाइड ने तक्षशिला में राजनीति बनाई। सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण सिक्का एवं स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय यूनानियों को है। ईसा पूर्व 155 ईस्वी में उसने मथुरा और अयोध्या पर विजय प्राप्त की। उसने पाटलिपुत्र को भी ललकारा, किंतु पुष्यमित्र ने उसकी प्रगति पर रोक लगा दी। बाद में वह बौद्ध हो गए और मिलिंद राजा कहलाने लगे। अच्छा, बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति पर यूनानी प्रभाव क्या पड़ा। भारतीय फलित ज्योतिष तथा खगोल ज्योतिष पर यूनानी विद्वानों का प्रभाव पड़ा, जिन्हें यावनाचार्य कहा जाता था। सिक्के ढालने की कला पर यूनानी प्रभाव पड़ा। दो तरफा मुखौटे वाले गोल सिक्के यूनानी मूल के समझे जाते थे। स्थापत्य कला पर भी यूनानी प्रभाव काफी पड़ा। तक्षशिला और पेशावर के पास बनाई गई मूर्तियों पर यूनानी छाप है और यह कला गांधार शैली कहलाई। ये तो था हमारा मौर्य साम्राज्य और उसमें मौर्योत्तर काल। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल, जो गुप्त वंश के बाद चला है। और अगले यानी 5वें भाग में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।